इसमें मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा कि कैसे एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है बिना क्रिएट रिएक्ट ऐप के। ठीक है, एक दूसरे तरीके से, क्योंकि क्रिएट रिएक्ट ऐप थोड़ा स्लो होता है, स्लो इंस्टॉल करता है, थोड़ा टाइम लगता है, स्लो नहीं थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट भी क्रिएट करता है और डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल करता है साथ साथ में, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है आपको। ठीक है, तो उसके लिए एक आता है वाइट। ठीक है, तो आप क्या डिफाइन करोगे, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फोल्डर डिफाइन कर लेता हूँ, ओपन फोल्डर। एक हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, मान रिएक्ट। इसको मैंने open कर दिया। अब इसको हम इसके अंदर एक कमांड चलाएंगे जो क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू नहीं होगा, वो एक नए कमांड के थ्रू होगा। ठीक है, इसको वाइट बोलते हैं। ठीक, तो इसमें आपको लिखना होगा npm क्रिएट। ठीक है, npm क्रिएट देन स्पेस, कमांड नोट कर लीजिएगा, npm क्रिएट देन लिखा जाएगा वाइट देन @ लेटेस्ट। ठीक, @लेटेस्ट, और उसके बाद ऐप का नाम, जैसे कि मैंने लिख दिया माई ब्लॉग। ओके, माई ब्लॉग, यहाँ पे मैंने लिख दिया माई ब्लॉग। ओके, देन npm क्रिएट वाइट लेटेस्ट। ठीक, देन आपके प्रोजेक्ट का नाम माई ब्लॉग। ठीक है, अब जैसा इंटर प्रेस करेंगे तो ये क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। अब क्या कर रहा है, ओके प्रोसीड, क्रिएट वाइट 5.5 वर्जन का यूज कर रहा है, तो मैंने कहा हाँ ओके, यस। अब ये आपसे पूछता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी का व्यू जेएस, रिएक्ट जेएस, प्रिएक्ट, लीड, स्वेट, सॉलिड, क्विक, एंगुलर, बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं इसके थ्रू फ्रंट एंड डिजाइन की। व्यू जेएस है, उसकी भी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, देन तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमको क्या चाहिए, रिएक्ट। तो रिएक्ट को मैंने सेलेक्ट किया इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद हम किस पे काम कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं इसमें। अब देखो हमारा क्या है, फोल्डर क्रिएट हो गया। अब फोल्डर में देखो क्या क्या बना। ठीक, एसआरसी फोल्डर बन गया, पब्लिक फोल्डर बन गया, नोड मॉड्यूल्स नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि वो इंस्टॉल नहीं कर रहा है, उसने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना दिया, डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं की, इसलिए फास्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, तो आपको ये कह रहा है कि डन, नाउ रन दिस फॉलोइंग स्टेप्स कमांड। तो पहले कह रहा है कि इस फोल्डर के अंदर जाइए, cd माई ब्लॉक। देन कह रहा है कि आप फिर क्या करना है, आपको इंस्टॉल कीजिए npm इंस्टॉल। ठीक, जो किसके अंदर, पैकेज डॉट जेसन के जो अंदर जो लिस्ट है वो इंस्टॉल हो जाएगी। जो इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आप इस कमांड के थ्रू रन करोगे। आप थोड़ा रन कमांड करने का कमांड थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ पे npm रन dev लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, cd माई ब्लॉक, देन एंटर। ओके, देन उसके बाद क्या, npm इंस्टॉल। आप देखिएगा सारी डिपेंडेंसीज एक नोड मॉड्यूल्स फोल्डर बन के तो उसके अंदर इंस्टॉल हो जाए। बस आपको npm इंस्टॉल लिखना है। हो गया, इंस्टॉल हो गया, क्लियर। कितना टाइम लगा, और वही क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, अब अब इसको क्या करना है, मुझे रन करना है। तो नेक्स्ट कमांड था रन करना, तो लिखा था npm रन डेव। ठीक है, एंटर प्रेस करना। अब देखो ये आपको एक क्या प्रोवाइड किया उसने, एक लोकल आईपी एड्रेस। ठीक, देन
ये और भी चीजें डिफाइन कर रहा है, नेटवर्क यूज, होस्ट टू एक्सपोज, ठीक। प्लस एच प्लस इंटर करोगे तो यहाँ पे हेल्प शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आते हैं, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो इस पोर्ट पे 5173 पे ये आपको डिस्प्ले कर देगा आपकी वेबसाइट, ब्लैंक वेबसाइट, ठीक है। तो देखो ये क्या है, आपका रिएक्ट है, जैसे उसमें रिएक्ट का आता था सिंबल, ठीक है। तो ये आपका रिएक्ट का सिंबल है, इसमें एक काउंटर कोड करके सिंपल मैंने दिया हुआ है, कि आप यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो अपना, चीजें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ऐप है ये। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हम, कि क्लास कंपोनेंट कैसे डिफाइन करना होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लास कंपोनेंट। तो बिफोर रिएक्ट 16.8, क्लास कंपोनेंट वर द ओनली वे टू ट्रैक स्टेट। अब स्टेट क्या है, पहले ये समझो। ट्रैक स्टेट तो समझ गए कि स्टेट को ट्रैक करने के लिए, लेकिन स्टेट है क्या, क्या है जिसको हमको ट्रैक करना हो, ठीक है। और वही क्लास कंपोनेंट ही एक ऐसा तरीका था जो उसको ट्रैक करता है। तो सबसे पहले हम समझे स्टेट क्या होता है। तो स्टेट क्या होता है, एक समझ लो कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर उस यूजर इंटरफेस का डेटा स्टोर हो, स्टेट कह सकते हैं डेटा ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। या एक डेटा ऑब्जेक्ट कह सकते हो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर डेटा स्टोर्ड होते हैं कंपोनेंट्स के, ठीक है। तो उस डेटा को ट्रैक कर, कि कब अपडेट हो रहा है, कब डिलीट हो रहा है, तो ये सारी चीजें वो क्या करता है, ट्रैक कर, ठीक है। तो ये चीज क्या होता है, उस डेटा को ट्रैक करने का एक ही तरीका था, क्या, क्लास कंपोनेंट, बिफोर 16.8 वर्क, ठीक है। देन और उसमें क्या होता है, ट्रैक डेटा, ट्रैक डेटा और स्टेट कर सकते हो, लाइफ साइकिल ऑफ ऑन रिएक्ट कंपोनेंट। तो लाइफ साइकिल क्या होता है, लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का अगर लाइफ साइकिल हम डिफाइन करें तो क्या, इनिशियलाइज, इनिशियलाइजेशन, और उसके बाद क्या होगा, उसका डेट या कंप्लीशन, ठीक है, कि उसका काम फिनिश हो गया, वो डेड हो गया। तो उसी तरीके से क्या होता है कि कंपोनेंट्स के भी तीन चार फेज होते हैं। तो इसमें क्या मेनली तीन फेज होते हैं आपका, एक होता है माउंटिंग, देन दूसरा होता है आपका माउंटिंग के बाद अपडेटिंग, और अपडेटिंग के बाद तीसरा फेज होता है आपका कह सके अनमाउंटिंग, ठीक, जिसको डिलीट करना है या अनमाउंट, ठीक है। तो तीन फेज होते हैं, उसको बोलते हैं कह सके इवेंट, लाइफ साइकिल इवेंट। जैसे कि किसी भी पर्सन के लाइफ साइकिल इवेंट क्या होते हैं, वो जन्म लेता है फिर मर जाता है। वही सेम कंपोनेंट क्या होता है, लाइफ साइकिल का मतलब कि उसकी लाइफ साइकिल के इवेंट्स क्या क्या है, ठीक। तो इस इवेंट के कुछ फंक्शन आपको मिलते हैं क्लास के अंदर, जो क्या करता है, वो फंक्शन अपने आप जैसे वो इवेंट ट्रिगर्ड होते हैं, वो फंक्शन अपने आप चलता है, ठीक है। तो उसके अंदर हम जब जरूरत पड़ता है कि भाई इस इवेंट पे मुझे कोड करना है, वो अपने आप जैसे ही वो इवेंट आए, अपने आप एग्जीक्यूट होता है वो कोड, ठीक है। फिर आपका अगर मैं किसी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, या किसी डेटा को अपडेट कर रहा हूँ, तो अपने आप वो ट्रिगर्ड हो जाए, ठीक है। तो उस फंक्शंस को हम लाइफ साइकिल इवेंट फंक्शन बोलते हैं, और उसको लाइफ साइकिल भी बोल सकते हो, लाइफ साइकिल ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। तो उसको समझना बहुत जरूरी है कि फंक्शन का जो कंपोनेंट होते हैं या क्लास कंपोनेंट होते हैं, उसके लाइफ साइकिल इवेंट क्या है, और उसको कब कैसे use। तो क्या था, क्लास हमारा हम ये डिस्कस कर रहे थे कि क्लास कंपोनेंट में 16.8 वर्जन के पहले कि क्लास कंपोनेंट के ही जरिए हम डेटा को ट्रैक कर सकते थे, और इसको हैंडल करते थे, इवेंट्स, लाइफ साइकिल इवेंट को हैंडल करते थे, ठीक। फंक्शन कंपोनेंट वर द कंसिडर्ड स्टेटलेस, मीन्स कि फंक्शन कंपोनेंट को हम क्या समझते थे, कि उसके अंदर कोई डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते, और वो स्टेटलेस है। स्टेटलेस मतलब डेटालेस, कि हम डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, एडिट, उसमें प्रॉप्स थे केवल। और प्रॉप्स क्या होता है, रीड ओनली होता है, जिसको चेंज
नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए मुझे स्टेट चाहिए, स्टेट का मतलब डेटा चाहिए जिसको हम चेंज कर सकें। तो स्टेटलेस है ना वो। अभी फंक्शन 16.8 वर्जन के पहले वो स्टेटलेस था। ठीक है, लेकिन जब उसमें ऐड किया गया जिसको विद द एडिशन ऑफ द हुक, तो हुक एक ऐसा फीचर है जो बाद में आया 16.8 के बाद। ठीक है, जो किसको, फंक्शन कंपोनेंट को क्लास कंपोनेंट के इक्विवेलेंट बना देता है। मतलब दोनों के फीचर अब बराबर हो रहे हैं। अब वो जो काम करेगा वो ये काम ये भी कर सकता है। दोनों क्या इक्विवेलेंट हो गए, कोई छोटा बड़ा नहीं रहा है। आपका फंक्शन भी उसके बराबर हो गया कि भाई मैं भी अब वो काम कर सकता हूँ। अब मैं स्टेटस नहीं, मैं स्टेट्स को मेंटेन कर सकता हूँ विथ यूजिंग हुक्स। तो हुक्स एक कह सकें एक अलग लाइब्रेरी होती है रिएक्ट के ही अंदर, जिसको हमको क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है, यूज करना होता है। तो with addition of hooks, function component are now almost equivalent to the class component. ठीक है, the different are so minor। क्या माइनर का मतलब क्या, थोड़ा बहुत होगा। क्या डिफरेंस है, that you will probably never need to use class component in React। ठीक, कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो आप क्योंकि इसमें सिंटैक्सेस कम हो लिखे जाते हैं क्लास कंपोनेंट में, तो आप क्या बहुत ही कम रेयर यूज करोगे क्लास कंपोनेंट। ठीक है, आप ज्यादा प्रेफर करोगे फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो इवन दो फंक्शन कंपोनेंट आर प्रेफर्ड, प्रेफर किया जाता है, देर आर नो करेंट प्लान्स और रिमूविंग क्लास कंपोनेंट। कि ऐसा नहीं है कि अगर आप फंक्शन कंपोनेंट यूज कर रहे हो कि नेक्स्ट अपडेट्स में क्लास कंपोनेंट को हटा दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है, वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों चीजें आपके डिफाइन है, मतलब दोनों तरीके से आप कंपोनेंट बना सकते हो। ठीक, अब आते हैं हम क्लास कंपोनेंट कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्लास कंपोनेंट हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं एक कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैनिपुलेट करना सीखेंगे। जो हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया इसमें कुछ मैनिपुलेशंस या कुछ फाइल्स हैं जिसको हमको नहीं चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे एसआरसी में देखो, यहाँ पे एसेट्स में देखो इमेजेस हैं। ठीक, तो ये इमेज को अगर मैं डिलीट कर दूं, एरर आ रहा। एरर का मतलब कि हम इस इमेज को कहाँ पे हमने इंपोर्ट किया था। तो देखो कि यहाँ पे क्या लिखा था, व्हाइट लोगो और डॉट एसवीजी। ठीक, एसवीजी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होता है, वो भी इमेज का एक फॉर्मेट होता है। ठीक, तो ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखो फिर भी एरर आ रहा है, क्या, क्योंकि इस इमेज को यहाँ मैंने यूज किया है इंपोर्ट करके, क्योंकि वो इमेज है नहीं तो इसलिए एरर थ्रो कर रहा है। तो इस इमेज को मैं यहाँ से हटा दूंगा। चलिए, अब फिर भी एरर आ रहा है, यहाँ पे रिफ्रेश करो। अब क्या आ रहा है, failed to resolve import assets SVG from the app.js does not find this। ठीक, यहाँ पर भी ये दूसरा इमेज, दो इमेज हमने डिफाइन कर रखा था। अब यहाँ पे रिएक्ट लोगो हमने इंपोर्ट कर रखा है किस फाइल में, React logo। हाँ, ये भी इंपोर्ट कर रखा है, इस वजह से एरर आ रहा है। आगे, ठीक, अब ये पूरा हटा देता हूँ। सीएसएस का कोड कर रखा है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। ये डिफ है, वाइट, ये जो भी क्लिक, ये सब लिखा हुआ है सब हटा देते हैं। अभी इसको हम सिंपल रखते हैं जिससे आपको चीजें समझ में आए। तो ये जो हमारा फाइल है अभी, ये फंक्शन कंपोनेंट है, लेकिन हमको बनाना क्या है, क्लास कंपोनेंट का। ठीक, तो क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। किस नेम से, कंपोनेंट्स नेम से। जिस भी नेम से आप बनाना चाहो बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कंपोनेंट्स नेम से फोल्डर बना लिया। ठीक है, अब इस फोल्डर में हम क्या बनाएंगे, फाइल। तो जैसे कि मैंने फाइल बना लिया car.jsm। हो गया। अब इस फाइल को हम कैसे अटैच करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे क्लास लिखेंगे ना। सबसे पहले हम क्लास लिखते हैं, क्लास, उसके बाद मैंने लिख दिया कार
और मैंने लिख दिया एक्सटेंस और कंपोनेंट। तो अपने आप में क्या इंपोर्ट हो गया, देन स्टार्ट एंड क्लोज। और इसके अंदर मैंने लिख दिया रेंडर। तो रेंडर फंक्शन कंपोनेंट क्लास के अंदर होता है जो हमने एक्सटेंड कर लिया, एंड देन स्टार्ट एंड क्लोज। और इसके अंदर हमने लिख दिया रिटर्न। और यहाँ पे लिख दिया मैंने h1। आई एम, ये डिफाइन कर। अब उसके बाद हम यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ये समझ लो यहाँ पे, सॉरी, ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का। और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ब्लॉग के लिए, तो हम क्या बना लेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं ब्लॉग। तो ब्लॉग में क्या क्या चीजें होती हैं, टाइटल होता है, कंटेंट होता है, दो चीजें होती हैं। इमेज भी आप रख सकते हो, फीचर्ड इमेज रख सकते हो, ठीक है। तो हम अभी टाइटल और कंटेंट रखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फ्रेगमेंट बना, ठीक। तो मैंने यहाँ पे फ्रेगमेंट इंपोर्ट कर लिया, स्टार्टिंग क्लोज। और इस फ्रेगमेंट के अंदर मैं एक टाइटल का लेकर रखूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा h1 टाइटल ऑफ ब्लॉग 1, ठीक है। एंड देन पैराग्राफ में मैं रख लूंगा एक डमी टेक्स्ट। तो ये मैंने लिख लिया टाइटल ऑफ द ब्लॉग 1 एंड देन दिस। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें ब्लॉग लिख दिया, तो ये एक्सपोर्ट भी ब्लॉग को ही करूंगा ना। तो यहाँ पे ब्लॉग मैंने, ठीक है। तो ये ब्लॉग हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम आते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्लॉग। ये हो गया हमारा टाइटल 1 एंड देन ब्लॉग। तो ये ब्लॉग कंटेंट ऐड। अब मल्टीपल ब्लॉग हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ब्लॉग 1, ब्लॉग 2, ब्लॉग 3, इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्लास कंपोनेंट। तो क्लास कंपोनेंट इस तरीके से डिफाइन किया था जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया। तो हमको क्या बनाना है, कंपोनेंट। हमने फ्रेगमेंट भी रिएक्ट से इंपोर्ट किया, फ्रेगमेंट ऐसे बना सकते हो या आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। देन अब उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स यहाँ पे डिजाइन करके यहाँ पे सेंड कर सकते हो ऐप के अंदर। आप यहाँ पे जो चेंजेस करोगे वो ऐप में सेंड करता रहेगा, ऐप इंडेक्स में। और इंडेक्स जो मेन फाइल होगी, मेन डॉट जेएसएक्स, इसमें देखो जो हम वाइप के थ्रू बनाते हैं इसमें मेन डॉट जेएसएक्स बन जाता है इंडेक्स की जगह, मेन डॉट जेएसएक्स। सेम वही टास्क ये भी कर रहा है। तो ये मेन डॉट जेएसएक्स में ये आपकी फाइल बन जाती है और उसको वो यूज करता है, ठीक है। और ऐप में मैंने इसको इंपोर्ट करके कॉल कर। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी फाइल बनी है, तो फाइल तो इसी नेम से है, तो फाइल का नाम आप चेंज कर लो, फाइल नेम दिक्कत नहीं करता, लेकिन आप फाइल का नाम उसी नेम से आप डिफाइन करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे फाइल नेम में चेंज चेंज कर लिया, मैंने लिख दिया ब्लॉग, ठीक। और यहाँ पे अपडेट करो, जहां पर ही इंपोर्ट किया है तो मैंने कहा अपडेट। तो ये इंपोर्ट हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे जहां पे मैंने ब्लॉग में यहाँ पे इंपोर्ट किया तो ब्लॉग भी यहाँ पर भी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका डिफाइन हो सकता है। और यहाँ पे आप एक कंपोनेंट बना सकते हैं, क्लास कंपोनेंट। अब क्लास कंपोनेंट में हम आगे डिफाइन करते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो अब क्लास कंपोनेंट में केवल इतना ही नहीं होता है, इसमें और भी चार सारी चीजें होती हैं, फंक्शनैलिटीज होती हैं। अब आते हैं कि क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है। क्या होता है कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर जो क्या करता है, आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, एक्चुअल जो स्टेट होते हैं, वो उसी के अंदर क्रिएट करते हैं। तो इफ देयर इज ए कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन योर कंपोनेंट, दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड व्हेन द कंपोनेंट गेट्स इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब कि जो माउंट होता है यूजर स्क्रीन के पे जाकर के, जब वो अटैच्ड होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनिशिएट, ठीक। तो जब वो क्रिएट होता है, क्रिएट का मतलब इनिशिएट होता है, या एक तरह से फिजिकल फॉर्म लेता है जब, तो एक तरह से समझ लो कि कंस्ट्रक्टर अपने आप एग्जीक्यूट होता है, ठीक।
तो वो इनिशिएट करने के काम आता है। द कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज वेयर यू इनिशिएट द कंपोनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं? तो प्रॉपर्टीज कह सके एक तरह से डेटा स्टोर करते हैं आपके कंपोनेंट। ठीक। तो वो भी डिफाइन करता है। तो रियल कंपोनेंट प्रॉपर्टी शुड बी केप्ट इन द ऑब्जेक्ट का स्टेट। अब देखो, अब यहाँ पे स्टेट वर्ड आ गया। मैंने कहा स्टेट को मेंटेन करता है। तो जो भी प्रॉपर्टी स्टोर किया जाता है वो किस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर किया जाता है? स्टेट के अंदर। स्टेट एक कंटेनर है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज स्टोर की जाती हैं, और वो प्रॉपर्टी सेट किया जाता है कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्लास के अंदर। ठीक है। क्लास कंपोनेंट में कंस्ट्रक्टर के अंदर। इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस है कंस्ट्रक्टर का। ठीक है। अब मान लो मुझे कोई डेटा बनाना हो तो कंस्ट्रक्टर का यूज करना होगा। प्रॉपर्टी स्टेट बनाना हो तो कंस्ट्रक्टर का यूज। अभी कोई हमने वेरिएबल नहीं बनाया तो कंस्ट्रक्टर नहीं, डायरेक्ट वेरिएबल नहीं बना सकते, उसके लिए कंस्ट्रक्टर चाहिए ही चाहिए। ठीक है। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? बनाना। ठीक। तो कोई भी चीज हमको इनिशिएट करना है या कंस्ट्रक्ट करना है तो कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर ही डिफाइन किया जाता है, और वो प्रॉपर्टीज जो होती है जो जहां पे रखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कॉल्ड स्टेट। उस ऑब्जेक्ट को हम स्टेट बोलते हैं। क्लियर? तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज आल्सो वेयर यू ऑनर द इनहेरिटेंस ऑफ द पेरेंट कंपोनेंट। तो कंपोनेंट एक क्लास है जिसके थ्रू हम इनहेरिट करके एक्सटेंड करके किसके अंदर लाएंगे? अपने कंपोनेंट क्लास के अंदर। तो उसके कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना होता है। किसके कंस्ट्रक्टर को? कंपोनेंट क्लास के। जब हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो उसके कंस्ट्रक्टर को भी इनिशिएट करना पड़ता है कि उसके सारे चीजें या फीचर्स या सेटिंग्स अप्लाई हो जाए हमारे पे। ठीक है। तो उसको भी हमको क्या करना पड़ता है? तो किसके थ्रू? सुपर फंक्शन एक होता है, सुपर स्टेटमेंट लिख दिया जाता है। इसके थ्रू सुपर का मतलब पेरेंट क्लास के भी जो कंस्ट्रक्टर है वो भी अप्लाई हो जाए, चल जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है। तो उसको कॉल करना पड़ता है। विच एग्जीक्यूट द पेरेंट कंपोनेंट्स कंस्ट्रक्टर फंक्शन एंड योर कंपोनेंट हैज एक्सेस ऑल द फंक्शन ऑफ द पेरेंट कंपोनेंट। कि पेरेंट कंपोनेंट क्लास के सारे फंक्शंस को वो एक्सेस कर सके। ठीक है। वो एक्सेस कर लेता है रिएक्ट कंपोनेंट से। तो अब आते हैं कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका क्या होता है। तो हम यहाँ पे आते हैं और कंस्ट्रक्टर रेंडर के ऊपर डिफाइन करें। ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर कीवर्ड के थ्रू बनाया जाता है कंस्ट्रक्टर। और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया, एक फंक्शन है तो ब्रैकेट पैरेंथेसिस होना ही चाहिए। उसके बाद स्टार्ट है क्लोज। उसके बाद मैंने क्या लिखा? सुपर। तो सुपर तो कॉल करना ही करना है आपको। ठीक है। देन अब उसके बाद क्या होगा कि मान लो इसके अंदर मुझे कोई डेटा रखना है। डेटा मीन्स जैसे कि मुझे ब्लॉक पे डेटा रखना हो। तो किसी भी तरह का डेटा अगर मुझे यहाँ पे पास करना हो तो कैसे अप्लाई करूंगा? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैंने लिख लिया दिस डॉट स्टेट। तो क्या लिखोगे आप? दिस डॉट स्टेट। और वेरिएबल्स जैसे मुझे सेट करना है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या सेट करना है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अगर मैंने स्टेट डिफाइन किया तो देखो यहाँ पे स्टेट के अंदर स्टेट एक ऑब्जेक्ट होता है तो इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही स्टोर करना होता है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे टाइटल ऑफ ब्लॉग वन। टाइटल ऑफ ब्लॉग वन। देन यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइटल। दिस इज टाइटल। ये टाइटल एट्रीब्यूट हो गया। प्रॉपर्टी, दिस इज प्रॉपर्टी एंड दिस इज वैल्यू। तो ये प्रॉपर्टी किसके अंदर स्टोर होगी? स्टेट के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। फिर और भी चीजें हम स्टोर कर सकते हैं जो हमने डिस्क्रिप्शन रखा है या कंटेंट। तो यहाँ पे मैं कॉमा करके क्या लिखूंगा? कंटेंट। तो पहली चीज क्या है? देखो यहाँ पे कंटेंट हो गया, टाइटल हो गया। कंटेंट भी अब मुझे स्टोर करना है, और कंटेंट को मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन में रख लिया। ठीक। अब वही कंटेंट यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। जैसे मुझे ये कंटेंट क्या करना है? डिस्प्ले करना है।
यहाँ पे मैंने मैन्युअली लिखा हुआ है ना, तो एक वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर लेता हूँ। स्टोर कर लिया मैंने वेरिएबल के अंदर। क्लियर। तो अब ये डेटा मुझे क्या स्टोर करना है, तो ये तो वेरिएबल देखो बन गया यहाँ पे। ठीक है, टाइटल और कंटेंट दो वेरिएबल बन गए हमारे। इसके क्लास प्रॉपर्टीज बन गए। ठीक है, टाइटल एक प्रॉपर्टी है, जो हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था, प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज। ऑब्जेक्ट ने पढ़ा था ना, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ठीक। तो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में क्या होता है, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू में पेयरिंग में डेटा होता है। एरे में क्या होता है, सिंगल होता है, सिंगल एलिमेंट होता है, सिंगल वैल्यू होती है। और ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि पेयरिंग में डेटा होता है, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, प्रॉपर्टी एंड देन वैल्यू, फिर दूसरी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। इस तरीके से, जैसे एज है, फिर एज लिख दिया मैंने। फिर नेम है, तो नेम मैंने राकेश लिख दिया। तो ये क्या प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि वो उस प्रॉपर्टी से वो मैप करता है। तो ये मैपिंग वैल्यू होती है, दिस मैपिंग वैल्यू, टाइटल देन डेटा, देन टाइटल एंड डेटा। ठीक है। और बीच में कॉलम हम लिखते हैं। ठीक है, बीच में कॉलम। तो ये क्या है, ये फुल्ली एक ऑब्जेक्ट है। ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये दोनों क्या है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज है। अब इसको एक्सेस कैसे किया जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया है ऐसे। तो इसको एक्सेस करने के लिए मुझे किस कीवर्ड का यूज करना है, दिस कीवर्ड का। तो जैसे मुझे टाइटल एक्सेस करना है, टाइटल मैंने हटा दिया। ठीक है। अब टाइटल मुझे डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखूंगा दिस डॉट स्टेट डॉट टाइटल। हो गया सर, बस इतना लिखना है। फिर मुझे क्या लिखना है, तो मुझे दिस डॉट स्टेट डॉट कंटेंट लिखना है। ठीक, तो कंटेंट भी हमारा, हाँ। ठीक है? तो इस तरीके से हम वेरिएबल बना सकते हैं, किसके अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर। और उस रेंडर के अंदर, रेंडर फंक्शन के अंदर उसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, कोई भी नाम दे सकते हो आपको। लेकिन रिजल्ट कीवर्ड नहीं यूज करना होता है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है। रिजल्ट कीवर्ड को हम कोई प्रॉपर्टी या वेरिएबल नहीं बना सकते, लेट नहीं यूज कर सकते, वैर नहीं यूज करते, कॉन्स्ट नहीं यूज कर सकते, फॉर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो कीवर्ड्स है। ठीक है, तो हम रिजल्ट कीवर्ड्स को छोड़कर कोई भी नाम हम सेट कर सकते हैं, उसका राकेश, राजेश, रमेश, कुछ भी नाम सेट कर दो, एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम से हम सेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मीनिंगफुल नाम सेट किया जाता है। मीनिंगफुल मीन्स कि उसको कर सके, उसके पर्पज को डिस्क्राइब कर सके, क्योंकि आप प्रोग्राम छोटा मोटा नहीं बनाना बनाना है आपको। बड़ा प्रोग्राम अगर बना रहे हो, तो उसमें एक एक चीजों का मीनिंग होता है, और उसको जब हम डिफाइन करते हैं, तो उसको मीनिंगफुल नेम से डिफाइन करते हैं, जिससे हमको इजीली समझ में आ जाए कि अगर, क्योंकि कोड इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि अगर आप खुद के कोड को अगर दो तीन बार, एक हफ्ते बाद ही देखो, तो आपको खुद नहीं समझ में आएंगे। अभी आप नए हो, आप लोग नए हो, इसलिए नहीं अभी पता चलेगा, कि जैसे ही जैसे आप काम करना स्टार्ट करोगे, तो आपको खुद के कोड नहीं समझ में आए। 2 दिन बाद, एक हफ्ते बाद खुद के कोड नहीं समझ में आएंगे खुद को, फिर दोबारा आपको 5 मिनट तो देखना ही पड़ेगा कि हमने क्या किया, भूल जाएगा आपको क्या। तो वो चीज क्या है कि उसको डिस्क्रिप्टिव नेम इसलिए दिया जाता है कि वो रीडेबल हो सके कोड, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स कोड करने पड़ते हैं कि आपको उसको एक एक चीजों का आपको कमेंट लिखना होता है, डॉक्यूमेंटेशन लिखना होता है, देन उसको मीनिंगफुल वेरिएबल नेम यूज करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें, ये एक तरह से उसका कह सकें, थोड़ा इजीनेस करने के लिए, आपके चीजों को इजीस्ट करने के लिए डिफाइन किया जाता है। अब प्रॉप्स, अब इसके अंदर भी प्रॉप्स हम बना सकते हैं। प्रॉप्स का मतलब रीड ओनली वेरिएबल। ठीक है, अब प्रॉप्स कैसे बनता है, तो प्रॉप्स कैसे पास करते हैं, तो देखो यहाँ पे अगर मुझे प्रॉप्स यूज करना है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली क्या लिखा है, स्टोर प्रॉप्स डॉट कलर। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इसने यूज कर लिया, यहाँ पे कोई भी हमने डेटा नहीं पास किया। अब यहाँ पे क्या है कि हम डेटा पास कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि मुझे
यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑथर। ठीक है। इस ब्लॉग का ऑथर कौन है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एज ए। ठीक है। देन मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका ऑथर कौन है। ठीक। दोनों का नाम लिख दिया मैंने। ठीक है। तो ये डेटा क्या होगा, यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए। तो ये एक तरह से हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं ये डेटा हम वहां पे जाना चाहिए, तो वो कैसे एक्सेस करोगे। क्लास फंक्शन कंपोनेंट में हम उसको डायरेक्टली प्रॉप्स डॉट और जो हमने प्रॉप्स पास किया वो एक्सेस कर लेते थे। ठीक है। लेकिन इसमें दिस कीवर्ड क्योंकि एक क्लास है, तो क्लास में हर एक चीज आपको दिस के थ्रू एक्सेस करना होता है, चाहे वो उसकी स्टेट ही क्यों ना हो, स्टेट वेरिएबल। ठीक है। तो हमको लिखना क्या था, दिस डॉट स्टेट डॉट स्टेट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर किया हमने, दिस लिखना पड़ा। डायरेक्टली हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते, एरर थ्रो करेगा। तो अगर मुझे इस ऑथर का नाम भी लिखना तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे मुझे मैंने लिख दिया यहाँ पे स्पेल, मैंने लिखा बाई रिटन बाय, मैंने यहाँ पे रिटन बाय। उसके बाद मैं मेल करता यहाँ पे पास करूंगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, दिस डॉट डॉट क्या लिखा था मैंने, ऑथर, स्पेलिंग गलत। तो क्या देखो आ रहा है ना, अजय कुमार, प्रवेश कुमार। तो इस तरीके से हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं प्रॉप्स हमने डिफाइन नहीं की, जैसे उस फंक्शन में वहां पे एज अ पैरामीटर सेट करते थे। ठीक। यहाँ पे कहीं डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पे हम इस तरीके से अनदर वे टू हैंडलिंग कंपोनेंट प्रॉपर्टीज बाय यूजिंग प्रॉप्स, कि हम प्रॉप्स के थ्रू प्रॉपर्टीज को हैंडल कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। हाँ हाँ हाँ, नो पे लिख सकते हैं। ठीक है। कि मान लो अगर यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक नेम आ रहा है, तो हम मल्टीपल टाइम इस ब्लॉक को प्रिंट कर रहे हैं, मैनुअल तो दे नहीं सकते। तो डेटा जब आएगा तो हम लूप चला करके जितना डेटा डेटाबेस से आ रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, तो वन बाय वन उसमें सबका अलग अलग ऑथर नेम यहाँ पे पास कर देंगे एज अ टॉप। तो हम कई तरीके से कर सकते हैं, आप जिस तरीके से डिफाइन करना चाहो कर सकते हो। ठीक है। लेकिन हम मल्टीपल टाइम ब्लॉक को अगर ब्लॉक कंपोनेंट को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर डेटा एज अ प्रॉप्स पास करेंगे, बाहर से पास करेंगे। ठीक है। ऐप के थ्रू पास किया जाएगा। ठीक है। तो ये चीज आपकी डिफाइन हो गई कि हमने यहाँ पे ऑथर नेम यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्या होता है प्रॉप्स इन द कंस्ट्रक्टर, इफ यू कंपोनेंट हैज अ कंस्ट्रक्टर, कि अगर मान लो कंस्ट्रक्टर नहीं था, अगर कंस्ट्रक्टर ना हो तब ऐसा करेंगे बिना पास किए। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर है तो आपको कह सके कि उस प्रॉप्स को should always be passed to the constructor and also to the react component super method। इस तरीके से कंस्ट्रक्टर में भी प्रॉप्स लिखना होगा और उसमें भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सबसे मैंडेटरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया, तो ये तो एक्सेस प्रिंट कर रहा है, लेकिन ये जरूरी है कि आप इसके अंदर भी इसको लिख लो। ठीक है। जिससे कि वो इनिशियलाइज हो जाए प्रॉप्स एंड देन। यहाँ पर भी मैंने क्या कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया, और यहाँ पर भी मैंने इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है। वैसे आपको इनिशियलाइज करना जरूरी होगा, तो इनिशियलाइज कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्टर आल्सो रिएक्ट कंपोनेंट विया द सुपर मेथड, कि अगर कंस्ट्रक्टर है तो, कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। लेकिन कंस्ट्रक्टर है तो जरूरी है, कंस्ट्रक्टर है तो डालना ही डालना। ठीक है। जिससे क्या होता है वो इनिशियलाइज होता है,
आपके कंपोनेंट में, ठीक, उससे अटैच हो जाता है इनस्लाइड होता है। अब आते हैं स्टेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट बना लिया, उसको एक्सेस भी कर लिया, प्रिंट कर दिया, डेटा बना, वेरिएबल कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल बना, और उस वेरिएबल को हमने रेंडर के अंदर प्रिंट भी कर लिया कि हमने डिस्प्ले करा लिया कि हमारा ये स्टेट है, टाइटल है और ये कंटेंट है, ठीक है, ब्लॉक। अब आते हैं कि उसके बारे में समझ लेते हैं कि स्टेट है क्या और उसको किस तरीके से यूज करें। तो रिएक्ट क्लास कंपोनेंट हैव ए बिल्ट इन स्टेट ऑब्जेक्ट। रिएक्ट क्लास के अंदर स्टेट नेम से एक कीवर्ड पहले से होता है बिल्ट इन, ठीक, जिसको स्टेट ऑब्जेक्ट बोला होता है। देन यू माइट हैव नोटिस दैट यूज स्टेट अर्लियर इन द कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर सेक्शन, की हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर भी इसको यूज किया स्टेट के अंदर, ठीक। द स्टेट ऑब्जेक्ट इज वेयर यू स्टोर प्रॉपर्टी वैल्यूज, कि हमने प्रॉपर्टी और वैल्यूज स्टोर जहां पर, ठीक है। देन जो बिलोंग करता है किससे, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट के अंदर होता है। व्हेन द स्टेट ऑब्जेक्ट चेंज द कंपोनेंट रीजेंडर, जैसे कि कोई भी स्टेट ऑब्जेक्ट जैसे चेंज होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वन की जगह पे यहाँ पे डैश ही लिख दिया, तो अपने आप रीजेंडर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब भी हम चेंज करेंगे तो वो अपने आप रीजेंडर हो जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। तो वो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो हम चेंज करके देखें तो एक चीज हम डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ डिफाइन किया क्रिएटिंग ए स्टेट ऑब्जेक्ट। तो स्टेट ऑब्जेक्ट ऐसे बना सकते हो, दिस स्टेट ऑब्जेक्ट कंटेन मेनी प्रॉपर्टीज एज यू लाइक। तो जैसे हमने मल्टीपल प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन किया, जैसे देखो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी बनाया, ठीक है, इसने एक सिंगल प्रॉपर्टी डिफाइन किया जैसे ब्रांड फोर, मल्टीपल प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इसने क्या है कार का ब्रांड, मॉडल, कलर, ईयर सब स्टोर कर रखा है, सबको प्रिंट कर दिया इसने यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है, माई ब्रांड, तो माई क्या लिखा है, माई फोर, इट इज ए इट इज ए रेड, मॉडल क्या लिख करके आ जाएगा यहाँ पे, स्टैंग, एंड देन फ्रॉम 1964। तो ये एक तरह से उसको प्रिंट कर दिया गया यहाँ पे डिफाइन के लिए। हाँ, नंबर है, डेटा टाइप हमने पढ़ा था ना, नंबर को डबल कोटेशन में नहीं रखते, ठीक है, नंबर या फ्रैक्शन वैल्यू। तो अगर मुझे एक्सेस करना है तो दिस डॉट स्टेट प्रॉपर्टी ने वैसे लिख देते हैं, तो हमने ये डिस्कस किया था। अब आता है स्टेट को चेंज करना, मान लो किसी कलर को मुझे चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं, यहीं पे कहीं हम फंक्शन बना देते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे कहीं भी हम बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ फंक्शन बना दिया चेंज कलर, चेंज। अब इसमें देखो फंक्शन की वर्ड नहीं लिखा जाता, आपको फंक्शन बनाया तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिखा चेंज कलर, फंक ब्रैकेट बना, स्टार्ट एंड, ये बन गया हमारा फंक्शन, ठीक है, चेंज करा। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, चेंज कलर नहीं, चेंज टाइटल, मुझे टाइटल चेंज करना है ना, ठीक, मुझे टाइटल चेंज करना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस डॉट सेट स्टेट, ठीक, और सेट स्टेट में मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइटल प्रॉपर्टी, और टाइटल प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन कर लिया, लिख दिया टाइटल चेंज्ड। ये लिख करके आएगा जैसे मैं टाइटल चेंज करूंगा। तो ये फंक्शन कैसे कॉल किया जाएगा, तो हम ये समझते हैं फंक्शन कैसे कॉल करेंगे। तो देखो जैसे हमने डिफाइन किया तो एक बटन बना लेंगे और उस बटन पे इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका होता है, फंक्शन को भी दिस के थ्रू हम एक्सेस करेंगे, क्योंकि वो उसी का एक पार्ट है। तो यहाँ पे जैसे हम बटन बना ले, एक मैंने बटन बना लिया, ठीक, यहाँ पे बटन दिख रहा है, और बटन का नाम मैं लिख दिया चेंज टाइटल, ठीक, चेंज टाइटल। जैसे क्लिक करूं तो ये क्या है, टाइटल चेंज हो जाए, दोनों का चेंज हो जाए, क्योंकि एक ही चीज डिफाइन कर रहा है ना वो। तो यहाँ पे मैंने लिखा टाइटल चेंज पे अगर क्लिक किया तो देखो यहाँ पे जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक इवेंट एट्रीब्यूट होता है ऑन क्लिक, तो हमने एचटीएमएल में पढ़ा था, तो इसमें कर्ली ब्रेसेस लिखा रहा था, ठीक, और यहाँ पे दिस डॉट क्या लिखोगे, चेंज, हो गया ना। और जैसे मैं क्लिक करूँ देखो टाइटल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सेट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट डिफाइन किया और टाइटल चेंज,
तो सेट स्टेट देखो यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन में दिक्कत है। फंक्शन हमको इस तरीके से लिखना होगा, नॉर्मल फंक्शन की तरफ हमें इस तरीके से डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो, चेंज कलर इज दिस फंक्शन। फंक्शन में दिक्कत थी यहाँ पे, इसलिए ऐसा आ रहा था। तो यहाँ पे आपको दिस डॉट स्टेट लिखना होगा, जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे फिर वो डेटा आएगा, और इस पे जैसे ही डिफाइन करोगे देखो ये चैप्टर चेंज हो गया। क्लियर। और इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका एक अलग कंपोनेंट है, ठीक। तो इसका अलग चेंज होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए दोनों का चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों का अलग अलग वेरिएबल है। दो बार रिपीट किया गया, रिपीट किया हमने ब्लॉक। इसका जो चेंज फंक्शन है वो अलग है, उसका टाइटल जो है वो अलग। इसलिए दोनों में चेंजिंग वो नहीं करेगा, स्पेसिफिक उसी में चेंज करेगा। देखो वे पूरा रिप्लेस करके एबीसी हो गया, जो हमने डिफाइन किया। क्या, एबीसी तो हमको केवल टाइटल चेंज करना था, ये नहीं चेंज करना था, ठीक है। केवल स्पेसिफिक उसी को चेंज कर सकते हो, तो इस पे क्लिक करोगे तो केवल टाइटल चेंज। तो अपने आप रीरेंडर, जैसे ही वो अपडेट होता है रीरेंडर हो जाता है, मतलब दोबारा डिस्प्ले भी हो जाता है। तो चेंज करने से क्या होता है, उस वेरिएबल को चेंज करेंगे तो अपने आप क्या होता है, आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। इसका यही फायदा होता है, जो जावास्क्रिप्ट में नॉर्मली हम यूज करते थे, उसमें क्या था कि हमको चेंज करके फिर उसको आप आउटपुट में देना भी होता था। इसमें क्या अपने आप आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही आप सेट स्टेट करोगे तो इस स्टेट को वो अपडेट करके सेट करके नया आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो जो भी यहाँ पे लिखोगे वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया न्यू टाइटल, यहाँ पे लिख दो न्यू टाइटल, ठीक। तो जैसे ही ये टाइटल है, पुराना टाइटल है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो नया टाइटल यहाँ पे apply हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से जो भी मैं लिखूंगा तो वो अपडेट अपडेट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। तो इस तरीके से हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं, तो मतलब बड़ा है। और क्लिक करेंगे तो जिसको जिसके लिए वो डिफाइन कर रहे हो उसके लिए वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना रह देते हैं, स्टेट्स को कैसे चेंज करना है, कैसे अप्लाई करना है, इतना हमको आगे, ठीक है। तो इतना रह देते हैं अभी फिलहाल के लिए।